जय हिंद जय भारत। राष्ट्रवंदना चैनल पे मैं प्रतिका अपने को होस्ट अनुज व डॉक्टर प्रवीण सरोहा जी के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज 17 मई है। आज ही के दिन वर्ष 1933 में महावीर सिंह अंडमान की सेल्युलर जेल में भारत की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे। बलिदानी महावीर सिंह की कहानी सुनाने के लिए आज हमारे साथ है भारत की आज़ादी के इतिहास के एक्सपर्ट वे श्रेष्ठ कवि श्री प्रदीप देशवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। थैंक यू प्रतिका। सर, कौन थे महावीर सिंह? भारत की आज़ादी के आंदोलन में इनकी क्या भूमिका है? देखो प्रतिका, महावीर सिंह का नाम भारत की आज़ादी के इतिहास में, क्रांतिकारी इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 16 सितंबर 1904 को उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक गांव है शाहपुर टैला, वहाँ इनका जन्म हुआ। पिता थे कुंवर देवी सिंह और माँ थी शारदा देवी। किसान परिवार था। 4 साल के जब ये हुए तब इनको इनकी बुआ के पास भेज दिया गया था। कासगंज में गर्ल्स मिडिल स्कूल में इनकी बुआ हेडमिस्ट्रेस थी, खेतल कुंवर नाम था उनका। उनके पास इनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया था और 12 साल के होके वहां से ये लौटे थे। बचपन से ही बड़े साहसी थे, निडर थे। कई सारे किस्से हैं, एक का मैं जिक्र करूंगा। बताते हैं कि जब ये 4 साल के थे, एक बार ननिहाल गए हुए थे और वहां इनके नाना के घर के पास में एक तालाब था। खेलते खेलते उस तालाब तक गए और फिर पानी के अंदर घुस गए। इनकी छाती तक पानी आ गया। किसी की नज़र पड़ी तो घबराए, अरे नन्हा सा बच्चा है तो डूब जाएगा। अच्छा, इनकी एक आदत थी कि इनको अगर कोई पीछे से आवाज़ देगा तो ये वापस नहीं आएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये भी डर था, अगर किसी ने पीछे से आवाज़ लगा के कहा कि भाई वापस आ जाओ, तो ये उल्टा आगे जाएंगे। तो फिर एक व्यक्ति घूमकर तालाब के चारों तरफ से आगे से आया और तैरता हुआ तालाब के अंदर से इस 4 साल के बालक को पकड़ा, बाहर निकाल के लेके आए। ऐसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। जनवरी 1922 की घटना है। कासगंज में अंग्रेज प्रस्तों ने एक अमन सभा आयोजित की, जिसमें वहाँ के डीएम, एसपी, इलाके के राय बहादुर और खान बहादुर, वो सब थे। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी बैठा रखा था। जब वो भाषण चल रहे थे तो अचानक एक आवाज़ आती है, महात्मा गांधी की जय। एक बच्चा आवाज़ लगाता है और उसके पीछे पीछे बाकी बच्चे भी महात्मा गांधी की जय बोलने लगते हैं। वो सभा खराब हो जाती है। अंग्रेजों की सभा थी। पता चलता है कि वो बच्चा कौन था जिसने पहली बार नारा लगाया, वो महावीर सिंह। इस बात का दंड भी मिलता है, लेकिन वो बेपरवाह थे इस बात से। खैर, वर्ष 1925 में महावीर सिंह गवर्नमेंट हाई स्कूल एटा से मैट्रिक पास करते हैं और कानपुर के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। डीएवी इंस्टीट्यूशंस उस ज़माने में, वो चाहे यूपी में हो, चाहे पंजाब में हो या दूसरी जगह हो, वो देशभक्तों की नर्सरी हुआ करती थी। वहाँ इनकी मित्रता होती है शिव वर्मा से। वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे पहले से ही। तो महावीर सिंह को भी उसी रास्ते पे वो ले चल पड़ते हैं। और भी कई सारे क्रांतिकारी साथी वहाँ पे थे, कॉलेज में पढ़ते थे। सुरेंद्रनाथ पांडे थे, जयदेव कपूर थे और ब्रह्मदत्त मिश्रा थे। धीरे धीरे समय आगे और बढ़ता है। जून 1928 में वहाँ डीएवी कॉलेज कानपुर में शिव वर्मा से मिलने उसका एक साथी आता है और इसका नाम बताया जाता है विलेजर।
इस विलेजर से महावीर सिंह की मुलाकात होती है और ये विलेजर जो बहुत सीनियर एक्टिविस्ट है उस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का, वो इसको सलाह देता है कि तुम लाहौर आ जाओ और वहां तुमसे काम लेंगे। ये लाहौर चला जाता है। लाहौर वो विलेजर ही इसको रिसीव करता है, महावीर सिंह को। तय होता है कि भाई इनको मोटर ड्राइविंग स्किल्स सिखाए जाएं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मोटर ड्राइविंग स्किल सीखे थे। झांसी में हरिशंकर के नाम से उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ से ना सिर्फ मोटर चलाना सीखे थे बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया था अंग्रेज सरकार से हरिशंकर के नाम से। तो इनको भी वहाँ एक मोटर ड्राइविंग स्कूल्स में, भारत मोटर ड्राइविंग स्कूल था, उसमें एडमिशन इनका करा दिया जाता है और ये वो ड्राइविंग सीखना शुरू कर देते हैं जुलाई 1928 में। वो ट्रेनिंग चली रही थी, बीच में इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो इनको फिरोजपुर भेज दिया गया। विलेजर ने कहा कि भाई फिरोजपुर चले जाओ। सर आप ये बार बार जो है विलेजर का नाम ले रहे हैं, दर्शक जानना चाहेंगे ये विलेजर कौन है और उसकी क्या भूमिका रही होगी इसमें? हाँ, डॉक्टर प्रवीण, क्या है कि देखिए क्रांतिकारी इनका कार्य गुप्त रहा करता था और उसमें इस बात का बहुत डर होता था कि अपने ही मुखबिरी कर दिया करते थे, इसलिए असली नाम से लोग सामने नहीं आया करते थे। बहुत कम लोग आपस में भी एक दूसरे को असली नाम तब तक नहीं बताते थे जब तक पूरा विश्वास नहीं जीत लिया जाता था। तो विलेजर कोई और नहीं, सुखदेव थे। उनके कई नाम थे, इसके अलावा भी वो दयाल के नाम से भी उन्होंने काम किया, स्वामी के नाम से भी काम किया। तो खैर सुखदेव की, मैं ऐसा कहूं कि सुखदेव की फिर सलाह पे ये फिरोजपुर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर गया प्रसाद BS निगम के नाम से वहाँ पे वो अपना दवाखाना चलाते थे। वहाँ भी नाम बदला हुआ? वहाँ भी उनका भी नाम बदला हुआ था। तो वहाँ ये डॉक्टर गया प्रसाद से इलाज कराते हैं और लाहौर लौट के आ जाते हैं। फिर इनसे कहा जाता है कि देखिए ये जहाँ रहते थे लाहौर में, वो ग्वाल मंडी में 5 रुपये महीना किराए पे एक कमरा ले रखा था। अब कुछ बड़ा करने की योजना बन रही थी लाहौर में, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए था। तो ये प्रताप के नाम से रहते थे खुद। वहाँ मोटर ड्राइविंग स्कूल में भी जहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे तो इनका नाम प्रताप सिंह रखा गया था। तो प्रताप सिंह के नाम से ही वहाँ मौजांग एरिया में एक बिल्डिंग थी, अराइन बिल्डिंग, उसमें एक घर किराए पे लेते हैं। 10 रुपये महीना किराए पे प्रताप सिंह के नाम से लिया जाता है। तो तय होता है कि भाई पैसे की सख्त कमी थी। इनको डोनेशन देने वाले जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिड़ला तो थे नहीं। तो फिर मजबूर होके इनको डाके भी डालने पड़ते थे। हालांकि आज अगर बात करें, अरे डाका डालते थे भाई, अपने लिए कुछ नहीं किया, सब देश के लिए कर रहे थे। और आप सोचिए ना, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जिस ट्रेन से जा रहे हो किराया तो दोगे, भूख लगेगी, चने गुड़ कुछ तो खाओगे, फ्री तो किसी ने नहीं देना है। जिस मकान को लिया है किराए पे, किराया तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी बात थी। तो पंजाब नेशनल बैंक में डाका डालने की योजना बनती है लाहौर में। तो उसमें ड्यूटी लगती है, महावीर सिंह और भगत सिंह एक टैक्सी का अरेंजमेंट करेंगे और महावीर सिंह वो टैक्सी चला के बैंक तक आएंगे। बाकी साथी चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बैंक पहले पहुंच जाएंगे। सबकी ड्यूटी बांट दी गई, कौन टेलीफोन का तार काटेगा, कौन गार्ड पे कंट्रोल करेगा, कौन कैशियर से कैश लेगा, कौन मैनेजर को, सबकी ड्यूटी बटी हुई थी। 4 दिसंबर 1928 की ये घटना है। ये जाते हैं महावीर सिंह और भगत सिंह रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ से वो टैक्सी ले भी लेते हैं। रास्ते में ड्राइवर को हटा देते हैं और टैक्सी को ये चलाते हैं महावीर सिंह, पर इनसे टैक्सी चली नहीं। पूरी कोशिश की, अंततः छोड़ के आना पड़ा और बैंक में ये तांगा लेके जाते हैं बल्कि बैंक में, और वहाँ जाके चंद्रशेखर आज़ाद को बताते हैं कि
टैक्सी की व्यवस्था नहीं हो सकी, तो फिर वहां से सब लोग बैंक से लौट आते हैं, वो डाका नहीं डाला गया। उससे कुछ दिन पहले एक और बड़ी घटना घटी थी, आपको ध्यान होगा, जब साइमन कमीशन लाहौर आया था तो उसका विरोध करते हुए भीड़ पर, हालांकि वो बड़ा ही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, उस पर वहाँ के जो लाहौर के एसएसपी थे जेम्स स्कॉट, उसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया, और जब बर्बरता से लाठियाँ भांजी गई थी वहाँ पे, लाला लाजपत राय को भी लाठियाँ पड़ी थी, बहुत बड़े नेता थे, देश के सम्मानित नेता थे। 17 नवंबर 1928 को लाला जी की डेथ हो गई थी, और ऐसा माना गया कि ये वो लाठियाँ ही थी जो मौत का कारण बनी। देश भर में ये आवाज उठ रही थी कि क्या कोई है जो उस अपमान का बदला ले सके। तो क्रांतिकारियों ने उस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। 9-10 दिसंबर 1928 को वहीं मौजांग हाउस में मीटिंग हुई। चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, सुखदेव भी हैं, भगत सिंह हैं, कुछ और साथी, कि भाई स्कॉट को मार के और अपमान का बदला लेंगे। मारने में महावीर सिंह सीधे शामिल नहीं हैं, लेकिन योजना बनने में वो सब उनके सामने ही हो रहा है, उस तरह वो शामिल हैं। फिर 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट को मारने भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं। वो कैसे कैसे, किसका क्या रोल था, किसने कैसे किसको क्या करना था, वो आप विस्तार से जानना अगर चाहते हैं तो राष्ट्रवंदना चैनल पर ही युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा, अपनी जो वीडियो सीरीज़ है उसमें 52 वीडियोज़ हैं, और उसके भाग 2 में उस घटना को बड़े विस्तार से मैप के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है, तो दर्शक उसको देख सकते हैं। उस दिन स्कॉट तो आया ही नहीं था ऑफिस, और जयगोपाल की गलती से एएसपी सैंडर्स मारा गया था। खैर, सैंडर्स को मारने के बाद सब लोग लाहौर से निकलते हैं। महावीर सिंह 19 दिसंबर को निकलते हैं और ये फिरोजपुर जाते हैं, और फिर जनवरी में फिरोजपुर से ये अपने घर चले जाते हैं, गांव। वहां इनके पिता इनके लिए नौकरी की व्यवस्था करते हैं। कासगंज म्युनिसिपल बोर्ड में इनको क्लर्क की नौकरी मिल जाती है, ये नौकरी शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे सुराग भी मिल रहे थे। कुछ लोग पकड़े गए, उनमें से कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए, गद्दार हो गए। जैसे मैं बात करूं, उस मुकदमे में जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो 15 अप्रैल 1929 को लाहौर में कश्मीर बिल्डिंग, जिसमें एक बम फैक्ट्री चला रखी थी, वहाँ से 3 लोग पकड़े गए थे, सुखदेव, किशोरी लाल और जयगोपाल। तो जयगोपाल सरकारी गवाह बन गए। ऐसे ही चेन रिएक्शन हुई। फिर हंसराज बोहरा पकड़ा गया, वो सरकारी गवाह बन गया। और फिर फणींद्र नाथ घोष पकड़ा गया, तो वो सरकारी गवाह बन गया। कई सारे सरकारी गवाह बन गए, वहाँ से भेद खुलते गए, तो पुलिस इन तक भी पहुँच गई। और 19 जून 1929 को इनको भी कासगंज से, इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये लाहौर लाया जाता है इनको। और जैसा हो रहा था, जैसे मैंने अभी बताया कि कई सारे साथियों ने पुलिस के सामने बयान दिया, मैजिस्ट्रेट के आगे बयान दिया, कई सारे सरकारी गवाह बन गए। महावीर सिंह ने भी मैजिस्ट्रेट के आगे इकबालिया बयान दे दिया था। जितनी जानकारी इनके पास थी, इन्होंने भी काफी कुछ बता दिया था पुलिस को। एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थे नथुराम, उन्होंने इनका बयान दर्ज किया, जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है, वो बयान दिया इन्होंने। अब महावीर सिंह ऐसे क्रांतिकारी ऐसा बयान क्यों दिया, ये एक मन में एक सवाल आप लोगों के भी उठता होगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। नाम ही महावीर है, और नाम के महावीर थे क्या? कोई ना कोई कारण ऐसे रहे होंगे जिसके कारण उन्होंने ये, हाँ, वो नाम के भी महावीर थे और काम के भी महावीर थे, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, परिस्थितियों को समझिएगा आप। एक चीज तो ये है कि ये कब गिरफ्तार हुए,
मैंने जैसे बताया 19 जून 1929 को। उससे पहले कई सारे साथी गिरफ्तार हो चुके जो बयान भी दे चुके। और एक गजब है, एक बयान पुलिस के आगे तो सुखदेव भी दे गए थे। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये हंसराज वोहरा, कि फणींद्रनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, जयगोपाल, ये जो गवाहियां ये सरकारी गवाह बन गए, तो हो सकता है उससे भी महावीर सिंह को एक बार को लगाओ कि अब तो कुछ बचा नहीं है, छिपाने को कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो पता है पुलिस को, तो कोई फायदा नहीं है जेल में मार खाने का। हो सकता है, कारण और भी बहुत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये कारण भी बनता है कि जब मजिस्ट्रेट पूछ रहा है, बयान लिया जा रहा है, तो मर्दानगी के साथ कहते हैं किया था, हमने किया, जो तुमसे बनता तुम कर लो। माफी तो नहीं मांगी ना, ये तो नहीं कहा सॉरी गलती हो गई फिर से नहीं करेंगे। हो सकता है कई बार आदमी कहता कर ले तेरे से जो होता है, मैंने तो कर दिया। अब पता नहीं, एक और भी फैक्टर था। अंग्रेज बड़ी चालाकी से कुछ झूठे बयानों पे साइन अपने आप ही कर लेते थे किसी भी साथी के नाम से, और फिर जाके उसके साथी को कहते कि देख तेरे उस साथी ने तो सब बता दिया है, तू छिपा के करेगा क्या, मार पड़ेगी, सजाएं होंगी, पता तो सब है ही। तो इमोशनली भी एक्सप्लॉइट करते थे। ऐसी कोशिश अंग्रेजों ने अखबारों में भी बयान निकलवा देते थे। जैसे एक अखबार में छपवा दिया कि भगत सिंह ने बयान दे दिया, तो वो छपेगा और फिर वो अखबार दिखा देंगे सुखदेव को। अब सुखदेव गुस्से में आके या दुखी होके बयान दे दें। ऐसा ही भगत सिंह को जाके कह देंगे कि उसने तो बयान दे दिया, हालांकि भगत सिंह ने एक शब्द भी कभी नहीं बोला। जितना मर्जी जो मर्जी कोशिशें की, बिल्कुल स्पॉटलेस है वो कैरेक्टर। खैर, तो बयान दिया लेकिन कोई माफी नहीं मांगी, और उसके बाद अदालत में भी कोई बयान नहीं दिया इन्होंने, बल्कि अदालत को मानने से इनकार कर दिया। महावीर सिंह ने जब वो मुकदमा चला तो अदालत को लेजिटिमेट कोर्ट मानने से ही मना कर दिया कि हम इस अदालत को ही नहीं मानते। बड़ी लंबी भूख हड़तालें भी हुई जेल में, जहाँ फोर्स्ड फीडिंग होती थी। 10 पठान वार्डर छाती पे बैठ जाते थे, नाक से नली उतार के पेट में खिलाया जाता था ज़बरदस्ती। उसके बारे में भी युगदृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा में विषय बहुत विस्तार से बताया गया है। आप उस देखें तो सब जानकारी वहाँ मिलेगी आपको। खैर, उस मुकदमे का फैसला आ जाता है 7 अक्टूबर 1930 को, जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। वहीं कईयों को लंबी सजाएं हुई, आजीवन कारावास हुआ, जिसमें से एक महावीर सिंह भी थे। कुछ दिन बाद इनको मुल्तान जेल ट्रांसफ़र कर दिया, फिर बेल्लारी जेल मैड्रास प्रेसिडेंसी में वो आती थी, वहाँ की भी एक घटना है, बड़ी मशहूर घटना है। वहाँ का जो जेल सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था वो एक एंग्लो इंडियन था और अच्छा खासा बॉक्सर था, बड़ा क्रूर व्यक्ति था। अपनी बॉक्सिंग के सारे स्किल्स कैदियों पर आजमाता था। तो एक दिन उसके ऑर्डर को मानने से इन्होंने भी मना किया, इनकार कर दिया, नहीं ऑर्डर माने तो। और कई सारे वार्डर भेजे गए, कोठरी से इनको निकाल के लेके आए, और कुछ ने हाथ दायां पकड़ा, किसी ने हाथ बायां पकड़ा और उसके सामने खड़ा कर दिया। सुपरिंटेंडेंट ने आके इनके फेस पे पंच दिया खींच के। अब ये महावीर सिंह राठौड़ पूरी ताकत से, अच्छा सेहत से बहुत अच्छे थे, बचपन से कुश्ती करते थे, तगड़े शरीर के थे। झटका मारा, दायां हाथ छूट गया, और जैसे ही दायां हाथ छूटा और फिर पड़ा वो हाथ सुपरिंटेंडेंट पे, 4 कदम पीछे जाके गिरा वो। शिव वर्मा लिखते हैं इसके बारे में अपनी किताब संस्मृतियां में विस्तार से। तो 30 बैंत की इनको सजा दी गई, और वो बैंत ऐसे नहीं थे
एक ट्राइपॉड होता था, टिकटिकी उसको कहते थे, तिपाया ढांचा होता था लकड़ी का या मेटल का बना हुआ, उस पे कैदी को बांध दिया करते थे, पैर भी बांध देते, ऊपर हाथ बांध देते थे और कमर को बांध देते थे बेल्ट के जरिए, और नंगा शरीर बिल्कुल। फिर पानी में भीगा हुआ बैंत, उससे मारा जाता था, और मारने वाले भी छांट के तगड़े वार्डर लाए जाते थे। एक एक बैंत पे खाल उधड़ती थी, हवा में चिथड़े बन के खाल उड़ती थी, खून के फव्वारे छूटते थे। महावीर सिंह पर बैंत बरसने लगे। हर बैंत के साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंज रहा था। 30 बैंत पूरे हुए, टिकटिकी से इनको उतारा गया। तो जैसे ही उस टिकटिकी से उतरे और सामने देखा वो सुपरिंटेंडेंट खड़ा है, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, घूरते हुए जोर से फिर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। अब ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और उसकी नजरें झुकी हुई थी। आलम ऐसा था जैसे बैंत महावीर सिंह को नहीं, उस सुपरिंटेंडेंट को लगे हों। फिर वहां से भी इनको शिफ्ट करके सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया जनवरी 1933 में। हालात जेल में तो वहां और भी खराब थे, उसके बारे में आप देखिए कई सारे रेफरेंसेस हैं उसके बारे में। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड जानना चाहते हैं, वीर सावरकर ने भी लिखा है। इन्हीं के साथी क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा, उनको भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उनको भी वहाँ भेज दिया गया था। उन्होंने एक किताब लिखी है, इन अंडमान्स द इंडियन बास्टिल्स, उसमें भी उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो वहाँ जाके इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मई में 12 मई से वो भूख हड़ताल शुरू होती है। पहले नोटिस दिए गए कि ये चीज़ें ठीक करिए, नहीं कर सकते हैं आप तो फिर हमको फिर हड़ताल करनी पड़ेगी। 12 मई से भूख हड़ताल शुरू होती है और 17 मई से फिर फोर्स्ड फीडिंग अंग्रेज शुरू कर देते हैं, जैसा पहले लाहौर में भी होता था। सुबह सुबह इनकी कोठरी में 2 डॉक्टर और 10 वार्डर घुसते हैं। फिर से वो कुश्ती शुरू होती है। अब 5 दिन से कुछ खाया नहीं था, भूखे थे। फिर इनको ज़बरदस्ती ज़मीन पे गिरा दिया जाता है और वो नली जो पेट में डाल रहे थे नाक के ज़रिए, वो पेट में ना जाके लंग्स में चली जाती है और वो डॉक्टर्स बिल्कुल बेपरवाह होके इनके फेफड़ों में ही 1 लीटर दूध भर देते हैं। महावीर सिंह तड़पते हैं मछली की तरह, जैसे पानी से बाहर निकाली मछली हो, और ऐसे ही छोड़ के वो चले जाते हैं। अब आपने अगर वो सेल्यूलर जेल देखी है, आप गए कभी पोर्ट ब्लेयर आप लोग? नहीं, मौका नहीं लगा कभी जाने का। हाँ, तो इस बार आपको जाना चाहिए। आप प्रोग्राम बनाइए और विलंब नहीं करिएगा कि अच्छा फुर्सत मिलेगी तब जाएंगे, कभी फुर्सत नहीं मिलेगी ऐसे। जी, ठीक है। चित्रण तो देखा है सर हमने हाँ, पोर्ट हाँ। ब्लेयर का, बट कभी वास्तविक रूप से गए नहीं वहाँ पर। आप भी नहीं गए? नहीं सर। तो कब जा रहे हैं ये बताइए, कहानी में बाद में सुनाऊंगा। अगला ही जब कभी मौका मिलते ही तब पहला मौका तो निकालना पड़ता है ना, अपने आप नहीं मिलता है। जाइए, उसका जल्दी से प्लान कीजिए। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी इन द सेंस कि वो बहुत बड़ा तीर्थ है हमारी आज़ादी का। एक ऐसा तीर्थ देखिए, जो धार्मिक तीर्थ होते हैं वहाँ पे उस धर्म के मानने वाले जाते हैं। ये राष्ट्रीय तीर्थ है, यहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो आर्किटेक्चर ऐसा है, उसमें सेल्स हैं, सिर्फ वार्ड्स नहीं थे। तो एक कोठरी में एक कैदी, और जैसे वो विंग्स बनी हैं उसमें एक कैदी दूसरे कैदी की सूरत नहीं देख सकता। आवाज बगल की सेल की सुन सकते हैं, सूरत नहीं देख सकते। जैसे बना उसको आप उसके फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो जब इनको डॉक्टर छोड़ के जाते हैं और ये तड़पते हैं और आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बगल की कोठरी में पास में डॉक्टर गया प्रसाद, इन्हीं के साथी, वो भी बंद थे। गया प्रसाद आवाज़ देते हैं तो धीरे से आवाज़ निकलती है कि गुड बाय डॉक्टर। तो वो घबरा जाते हैं कि इसका मतलब हालत ख़राब है। वो शोर मचाते हैं और कैदी बगल की कोठरियों वाले शोर तो वो भी सुन लेते हैं, शोर मचाते हैं। तब वो डॉक्टर लौट के आते हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। 17 मई 1933 की बात है। फिर ये हॉस्पिटल से लौट कर नहीं आते।
फिर तो एक खबर छपती है अखबारों में 31 मई को, और ये 17 मई की बात है, और पता चलता है कि 17 मई की ही रात को 1 बजे महावीर सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका शव किसी को नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनके शरीर से भारी भारी पत्थर बांधकर समुद्र में लाश को फेंक दिया गया। ऐसे वीर महावीर इस देश की आजादी के लिए 17 मई 1933 आज के दिन 17 मई को शहीद हुए थे। इनके पिता की भूमिका भी इनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी थी। इनके पिता के कुछ पत्रों का उल्लेख आता है। शिव वर्मा इनके पिता के पत्रों का उल्लेख करते हैं। मैं 2 पत्रों की चर्चा करना चाहूंगा। एक तो तब जब इनकी शादी की तैयारियां हो रही थी और ये शादी नहीं करना चाहते थे, इन्होंने पिता को पत्र लिखा था, तब पिता का जवाबी पत्र इनको आया था। उस पत्र को आप पढ़िएगा जरूर। मैं अभी पूरा पत्र तो नहीं आपको सुनाऊंगा, पर उसकी एक पंक्ति आपको बताता हूं। पिता ने लिखा अपने बेटे को कि देश सेवा का मार्ग बड़ा कठिन और तपस्या का मार्ग है। अब जब तुम इस पर चल ही पड़े हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, अपने साथियों से धोखा मत करना और अपने बूढ़े बाप की इज्जत का ख्याल रखना। तो जब एक बाप अपने बेटे से ऐसी बात करेगा, उस बेटे को फिर किस बात का डर है? वो तो देश के लिए जान दे देगा ना आसानी से। एक और पत्र का जिक्र आता है। जिस टाइम इनको वहां भेज दिया गया सेल्यूलर जेल, तब भी पिता पत्र लिखते हैं पुत्र के नाम, और क्या लिखते हैं कि इस टापू पर सरकार ने देश के कोने कोने से जगमगाते हीरे चुनकर इकट्ठे कर दिए हैं। तुम उन हीरों के बीच रहने जा रहे हो, उनके साथ तुम भी खूब चमको। मेरा और देश का नाम रोशन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत खूब सर। तो जिसके पिता की ऐसी भाषा हो, वो पुत्र डर सकता है क्या? वो पुत्र अंग्रेजों से समझौता कर लेता क्या? बिल्कुल नहीं सर। सर इसमें जैसे आपने अभी उनके पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में बताया, शहीद महावीर जी के बारे में, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। उनके साथियों का जो उनका व्यक्तित्व कैसा था, जो उनका साथ था उनके साथियों का, तो उस प्रकार का कैसा था? और एक वो ट्रांजिशन फेज भी बताइए हमारे दर्शकों को कि जब आपने बताया कि बचपन में स्कूल के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी जी की जय बोला, नारा दिया जी, तो वो तो एक चिंगारी थी, वो आग और ज्वाला में कब बदली, वो भी बताइए सर। हाँ देखिए अनुज, वो जो समय था जब महात्मा गांधी जी की जय बोल रहे थे, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दौर था, और उस समय देश का सारा युवा वर्ग गांधी जी के साथ खड़ा था। जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने वो मूवमेंट सस्पेंड किया, तो उससे देश में एक निराशा फैली थी, क्योंकि गांधी जी ने जब वो लॉन्च किया था तो 1 साल में स्वराज मिलेगा ऐसा देश को वचन दिया था। यस सर। अब जब वो गांधी जी अब वो अहिंसा को नहीं स्वीकार कर सकते थे, तो चोरी चोरा घटना के बाद उन्होंने वापस ले लिया, वो एक अलग विषय है। तो देश का युवा जो था उसका एक तरह से मोह भंग हो गया था गांधी जी से। फिर वो जवानी का जोश होता है, फिर क्रांति के रास्ते पे वो लोग निकल पड़े।
अदरवाइज तो जो रिवोल्यूशनरी पहले के भी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी गांधी जी की काल पर अपने मूवमेंट को रोक रखा था। चाहे वो बंगाल के क्रांतिकारी थे, चाहे पंजाब के क्रांतिकारी थे, चाहे यूनाइटेड प्रोविंस के क्रांतिकारी थे, लेकिन उस घटना के बाद फिर उन्होंने दोबारा से हथियार उठा लिए थे। तो उनके संपर्क में ये कॉलेज में आ ही गए थे। फिर 1925 में जब डीएवी कॉलेज गए तो वहां से वो सिलसिला शुरू हो गया। और सर, इनके जो एक साहसीपन की वजह बताइए जरूर हमारे दर्शकों को, कि जैसे आपने बताया कि जेल के अंदर जो वो वार्डन था, वो बॉक्सर जो बॉक्सिंग करता था, तो वो दोनों हाथ उनके पकड़ लिए थे और फिर उन्होंने उन पे आजमाया था, और फिर कैसे उन्होंने अपनी ताकत के बल पे उन सभी को दूर फेंक दिया था। तो उस पे भी एक साहसीपन, जो आपने तालाब वाला किस्सा हमें बताया, तो वो एक साहसीपन पे भी थोड़ा और बताइए सर। हाँ, देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं साहब। आपका एनवायरनमेंट आपको बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। इनके केस में भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा। एक तो घर का परिवेश। अब जैसे मैंने 2 पत्रों का जिक्र किया, अगर पिता पत्र ऐसे लिखते हैं तो बचपन में क्या सिखाया होगा उन्होंने? वो साहस उन्होंने सिखाया भी होगा, और सेहत से अच्छे थे ही। देखिए भगत सिंह तो उस सूरज है ना, वो तो बचपन में भगत सिंह को अंधेरे से बहुत डर लगता था। बच्चे थे, अंधेरे से डर लगता था। तो उनके पिता सरदार किशन सिंह रात को अंधेरे में घर से बाहर निकाल देते थे जबरदस्ती, और कहते थे कि वहां जाके वहां से आवाज लगाओगे ताकि मुझे पता चल सके कि तुम वहां पहुंच गए हो, बच्चे का डर निकालने के लिए। तो पिता उस टाइम ट्रेनिंग घर पे दे रहे होते थे। तो वो एक तो वो ट्रेनिंग घर पे मिली होगी, और एक और उसमें उदाहरण आता है, मैं बताऊं, चूंकि ये कॉलेज में पढ़ते थे, उस ज़माने में तो इतना पढ़ा लिखा भी बहुत माना जाता था। ये जब गांव जाते थे घर से, कॉलेज से, तो वहाँ खेत में काम करते थे, सारे काम करते थे, वहाँ फसलें भी काटते थे। तो एक बार इनके चाचा ने इनको कहा कि महावीर सिंह, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमसे ये काम करते हुए तुम्हें कष्ट नहीं होता? तो महावीर सिंह ने कहा कि चाचा, इस शरीर ने न जाने कितने कष्ट सहने हैं आगे चलकर, ये जो कर रहा हूं ये तो घर का काम है। तो वो आपके, देखिए आपके विचार आपको बनाते हैं, और अगर मन आपका सुदृढ़ है, मजबूत है, तो फिर आप सह लेते हैं। बिल्कुल सर। तो वो परिस्थितियां थी। और कोई प्रश्न, आपका कोई प्रश्न है प्रतिका? बोलिए। नहीं सर, शहीद महावीर सिंह की कहानी सुन के एक काफ़ी अच्छा लगा है सुन के आज। ये एक जोश भर आया है। कितने ऐसे हमारे महान लोग रहे हैं आज़ादी के। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, ये कहानी सुनने के लिए और ये कहानी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शहीद महावीर सिंह की कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम बार बार आपके साथ बैठ के आज़ादी के जाने अनजाने सिपाहियों की कहानी सुनते रहेंगे। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू प्रतिका, थैंक यू। तो ये थी कहानी शहीद महावीर सिंह की। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। जल्दी फिर मिलते हैं इतिहास की पन्नों की धूल हटाकर एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।